हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीजनरेटिव अर्थराइटिस क्या होता है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस या ओए भी बोलते हैं। हिंदी में ओए को गठिया बाय बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में इस जानने वाले हैं कि क्या होता है, किस किस वजह से होता है और किन किन जॉइंट्स में या किन किन जोड़ में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड, अगर हम टर्म्स की बात करें, इस टॉपिक को अगर हम टर्म से समझें जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस टर्म क्या इंडिकेट करता है। ऑस्टियो वर्ड है जो हम बोन के लिए यूज़ करते हैं। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस आइटिस का मतलब है इन्फ्लेमेशन, और ऑर्थ्रो टर्म जो यूज़ होता है वो जॉइंट के लिए यूज़ होता है। तो ऑस्टियो मीन्स बोन, ऑर्थ्रो मीन्स जॉइंट और आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो क्या होता है, जॉइंट के जो बोन जॉइंट फॉर्म करती हैं उनमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। चाहे वो नी का जॉइंट हो, चाहे वो शोल्डर जॉइंट हो, चाहे वो हिप जॉइंट हो, या चाहे वो हमारी फिंगर्स के जॉइंट हो। तो जिस भी जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कार्टिलेज जो है उसका डैमेज हो जाता है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस, उस कंडीशन को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और वहीं अगर हम बात करें डीजनरेटिव अर्थराइटिस की, तो जो कार्टिलेज है उसमें डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, जिसे कि हम वियर एंड टियर भी बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जो एज रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से जो हमारा जॉइंट है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे हम डीजनरेटिव अर्थराइटिस बोलते हैं। सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन। डीजनरेटिव अर्थराइटिस इज द सिनोनिम ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसा कि मैंने बताया कि डीजनरेटिव अर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है जो हमारे आर्टिकुलर कार्टिलेज या उसके आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उन्हें डैमेज करता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज एक थिन लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो हमारे जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है और हमारे जॉइंट को मूवमेंट प्रोवाइड करने में, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इमेज की हेल्प से समझें तो जो ये दो बोन्स के बीच में है, ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज। जैसे कि मैंने अभी बताया, ये एक लुब्रिकेशन की तरह वर्क करता है हमारे जॉइंट्स के बीच में। ये हमारे जॉइंट को मूव करने में हेल्प करता है। दोनों जॉइंट के बीच में ग्रीस की तरह वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जो ये वाली नेक्स्ट इमेज है, ये क्या है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिक नी की इमेज है, जिसमें कि हमारे जो ये कार्टिलेज है ये डैमेज हो गया है और जो आसपास का सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो गया है। तो अगर अब किसी पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है तो क्या होगा, जो लुब्रिकेशन है जॉइंट्स के बीच में वो तो अब थिन लेयर हो गई है, ठीक है, उसमें डिटेरिएशन हो गई है। तो अब क्या होगा, जब कोई पर्सन वो मूव करेगा अपना कोई भी जॉइंट, नी जॉइंट या फिर शोल्डर जॉइंट या हिप जॉइंट जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो चुका है, तो क्या होगा, पेशेंट को पेन फील होगा, उस पर्सन को पेन फील होगा वाइल डूइंग द मूवमेंट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस को वियर एंड टियर अर्थराइटिस भी बोलते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन टाइप का अर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक नॉन इन्फ्लेमेटेड रीजनरेटिव डिसऑर्डर है जॉइंट का। अब इसमें आखिर होता क्या क्या है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन, जिसे हम ऑस्टियोफाइट कहते हैं, और रिड्यूस हो जाता है हमारा जॉइंट स्पेस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेन क्या क्या होता है, जैसे कि अभी हम बात कर चुके हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज डिटेरिएट हो जाता है, जो लेयर है वो थिन हो जाती है। उसके अलावा क्या क्या होता है, बोन्स पर फॉर्म होने लगते हैं, और जो आपस में जॉइंट, दो बोन के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, जो मूवमेंट करने के लिए जो नॉर्मल स्पेसिंग चाहिए है बोन के बीच में, वो भी रिड्यूस हो जाती है। जो जॉइंट स्पेस है वो नैरो हो जाता है, तो मूवमेंट करने में डिफ़िकल्टी होती है। नेक्स्ट, अगर हम इसके कॉजेज़ की या इटियोलॉजी की बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी ओए कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला क्या है, प्राइमरी ओए, सेकंड है सेकेंडरी ओए। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट द प्राइमरी ओए। तो प्राइमरी ओए क्या होता है, सेकेंडरी ओए से ज़्यादा कॉमन है। इसका जो कॉज है वो इडियोपैथिक है, मतलब प्राइमरी ओए है उसका जो कॉज है वो अननोन है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि किस तरह के जॉइंट में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये वेट बेयरिंग जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा होता है। प्राइमरी ओए वेट बेयरिंग जॉइंट्स में सबसे ज़्यादा होता है, और ये मोस्टली एल्डर पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है, मतलब जो ओल्ड एज के लोग होते हैं, 40 अबव जो लोग होते हैं, उन एज ग्रुप को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। नेक्स्ट, सेकेंडरी ओए। सेकेंडरी ओए कब कब होता है, अगर कोई जॉइंट पे इंजरी हो गई है या कोई प्रीवियस से इन्फेक्शन है, मतलब जॉइंट पे ऑलरेडी इन्फेक्शन है और एज भी 40 अबव है, तो वहाँ पर ओए होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और जो पर्सन है वो वेट बेयर भी बहुत ज़्यादा है, जैसे नी की अगर हम बात करें, नी जॉइंट पे वेट बेयरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ऑलरेडी वहाँ पे इन्फेक्शन है और पर्सन का जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, ओबेज पेशेंट है, तो उसको क्या होगा, ओए होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसके कारण की बात करें, कॉजेज़ की बात करें, तो अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो इसमें जो वेट ट्रांसमिशन होगा हमारे नी पे वो इक्वल नहीं होगा, तो जिसकी वजह से हमारे नी जॉइंट पे अफेक्ट पड़ेगा और उसमें हमारा जो कार्टिलेज है उसके डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं और जो हमारा जॉइंट स्पेस है वो रिड्यूस होने के चांसेस हो जाते हैं।
नेक्स्ट अगर इसके कारण की बात करें तो आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर कोई पर्सन हाइपरथायरॉयडिज्म से अफेक्ट है तो उसको भी नी ओए होने के या ओए होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ, अगर किसी पर्सन का वेट ओवरवेट है तो क्या होगा, जो हमारे पैरों पे वेट पड़ेगा, मतलब जो पेल्विक रीजन होगा वो ब्रॉड हो जाएगा, जो पूरा बॉडी का वेट है वो हमारे नी जॉइंट बियर नहीं कर पाएंगे, हिप जॉइंट बियर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाएगा, जो कार्टिलेज है अगेन वो डिटेरिएट होने लगेगा, लेयर थिन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें ओए हो सकता है। अब अगर हम कॉमन साइट्स की बात करें कि ओए किस किस साइट को अफेक्ट करता है, तो वो एक तो वेट बेयरिंग जॉइंट में होता है और एक ओवर यूज जॉइंट्स में होता है, मतलब जिस जॉइंट को हम सबसे ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं। तो अगर हम वेट बेयरिंग जॉइंट्स की बात करें तो उसमें आता है हिप हो गया, नी, एंकल, स्पाइन और शोल्डर। और अगर हम ओवर यूज जॉइंट की बात करें तो रिस्ट जॉइंट हो गया, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो गया, थंब के जॉइंट हो गए, या डिस्टल मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट हो गया। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन साइट जो ओए की है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो नी जॉइंट का अफेक्ट करती है। तो अगर हम साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा जॉइंट टेंडरनेस। सेकंड इसका साइन एंड सिम्टम है अर्लिंग मॉर्निंग स्टिफनेस। अर्लिंग मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का। दूसरा अगर हम बात करें क्रिप्टस, क्रिप्टस एक काइंड ऑफ साउंड होता है, जैसे कि हड्डी चटकने का साउंड आता है। तो कोई भी मूवमेंट, जैसे अगर कोई पर्सन बैठा है, बैठ के एकदम से खड़ा हो रहा है, तो उसके नी में से एक साउंड आएगा जिसे क्रैकल साउंड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन। ROM जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्टिलेज जो है वो डिटेरिएट हो गया, लेयर थिन हो गई है, तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, तो मूवमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर, या पेनफुल मूवमेंट होगा और बहुत लिमिटेड ROM हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्टम की तो स्वेलिंग हो जाएगी, जॉइंट स्टेबिलिटी हो जाएगी, मसल वेस्टिंग हो जाएगी, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो पुअर गेट है, गेट मतलब जो हमारा जो चाल है वो भी डेविएट हो जाएगा, गेट जो है वो पुअर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके डायग्नोसिस कैसे होगा? सबसे पहले ब्लड टेस्ट आता है। ब्लड टेस्ट से पता चल सकता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं है। एक्सरे से पता चल सकता है, MRI, आर्थ्रोस्कोपी या साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेशन से हम जान सकते हैं कि कोई पर्सन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस से अफेक्टेड है या नहीं है। अब अगर हम कुछ फीचर्स की बात करें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में, अगर हम स्पेसिफिकली नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो हमें एक्सरे में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो हम इस इमेज से समझ सकते हैं। तो इस साइड एक्सरे है वो एक नॉर्मल नी जॉइंट का एक्सरे है, और ये एक ऑस्टियोआर्थराइटिक नी का एक्सरे है। So that's all about this video. I hope you understand the topic, but still if you guys have any doubt you can comment it below.